चलिए आज एक गहरी पड़ताल करते हैं चोल साम्राज्य की, और खास तौर पर हम ध्यान देंगे महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं जो इस शक्तिशाली राजवंश पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री गंगईकोंडा चोलापुरम के बृहदीश्वर मंदिर गए थे। ये राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया समुद्री अभियान के 1000 साल पूरे होने के मौके पर था। तो ये बिल्कुल सही समय है मतलब चोल विरासत को समझने का। तो इस पड़ताल का मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे चोलों की सैन्य ताकत को समझने की, उनका प्रशासन कैसे इतना अनोखा था और उनकी कला वो इतनी शानदार क्यों मानी जाती है। शुरुआत करते हैं राजेंद्र चोल प्रथम से। ये राज चोल प्रथम के बेटे थे और ये सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, है ना? हाँ, शायद पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने भारत के बाहर बड़े सैन्य अभियान चलाए। 11वीं सदी की बात है। सोचिए जरा। बिल्कुल। और उनकी उपाधियां ही काफी कुछ बताती हैं। गंगईकोंडा चोलन, गंगा तक विजय। हाँ, गंगा तक विजय हासिल करने वाला। और खासकर कदारम कुंडन। हाँ, जो श्री विजय मतलब आज के इंडोनेशिया या मलेशिया का हिस्सा, उस पर उनकी नौसैनिक जीत का सबूत है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भारतीय शक्ति का समुद्र पार ऐसा प्रदर्शन था जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार मार्गों पर चोल प्रभाव। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उनके पास एक शक्तिशाली गहरे समुद्र में काम करने वाली नौसेना थी, ब्लू वाटर नेवी। सिर्फ तटीय रक्षा नहीं, उससे कहीं ज्यादा दूर तक मार करने में सक्षम। और इन्हीं विजयों की याद में उन्होंने एक नई राजधानी बसाई, गंगईकोंडा चोलपुरम। और वहां एक भव्य बृहदेश्वर मंदिर भी बनवाया। हाँ, गंगईकोंडा चोलीश्वरम। ये सिर्फ जीत का स्मारक नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन और कला का अद्भुत संगम था। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये तंजावुर वाले मंदिर से भी ज्यादा कलात्मक है। अच्छा, अब आते हैं प्रशासन पर। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ ऊपर से राजा का हुक्म नहीं था। नहीं, वैसा नहीं था। एक केंद्रीकृत राजतंत्र तो था, राजा थे, मंत्री परिषद थी, लेकिन नीचे के स्तर पर काफी आजादी थी। हाँ, खासकर गांवों में स्थानीय स्तर पर शासन काफी हद तक स्वायत्त था। कैसे? मतलब कौन देखता था ये सब? जैसे ब्राह्मणों के गांवों में सभा और दूसरे गांवों में उर नाम की समितियां थीं। ये समितियां ही राजस्व, न्याय, सिंचाई इन सब पर फैसले लेती थीं। तो जमीनी स्तर पर प्रशासन मजबूत था। बिल्कुल। और वो चुनाव वाली व्यवस्था, कुछ कुदाबुलाई जैसा नाम था। हाँ, कुदाबुलाई प्रणाली, ताड़ पत्रों पर नाम लिखकर चुनने वाली। ये कैसे काम करती थी? जो योग्य उम्मीदवार होते थे उनके नाम ताड़पत्र पर लिखकर एक बर्तन में डालते थे। हाँ। फिर एक बच्चा सार्वजनिक रूप से पर्ची निकालता था। अच्छा, पारदर्शिता के लिए। हाँ, उस जमाने के हिसाब से एक अनोखा प्रयास। हालांकि योग्यता की शर्तें थीं। शर्तें? कैसी शर्तें? जैसे कर देने वाली जमीन का मालिक होना, एक तय उम्र, वेदों या प्रशासन का ज्ञान होना वगैरह। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सबके लिए नहीं थी व्यवस्था। सही कहा। महिलाएं या भूमिहीन लोग इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। हाँ, ये उस समाज की ऊंच नीच वाली संरचना को दिखाता है, पदानुक्रम। फिर भी उस युग के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी, स्थानीय स्वशासन और चुनाव का ये तरीका। निश्चित रूप से। तो प्रशासन में कुछ सीमाएं थीं, पर उसने एक स्थिर आधार दिया, जिससे शायद व्यापार वगैरह फला फूला। बिल्कुल। चोलों ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। उनके पास शक्तिशाली व्यापारिक संघ थे, जैसे मणिग्रामम और अय्यावोले। ये सिर्फ स्थानीय नहीं थे। अच्छा। इनके नेटवर्क चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले थे। ये चोल अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, समझिए। पुहार जैसे बंदरगाहों का जिक्र आता है। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे। और उनकी नौसेना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं थी, व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी। हाँ, वो भी एक अहम काम था। और फिर आती है कला और वास्तुकला। चोल काल तो जैसे द्रविड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। बिना किसी शक के तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण है। उनके वो ऊंचे विमान, टॉवर जो गर्भगृह के ऊपर होते हैं। हाँ, और दीवारों पर वो बारीक नक्काशी, कमाल किए। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो उनके वैश्विक महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। और वो कांस्य मूर्तियां, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? खासकर नटराज की मूर्ति। हाँ, नृत्य करते हुए शिव आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में मिलेंगी। उस समय की धातु कला का अद्भुत नमूना है वो।
तो अगर हम सार देखें, चोल साम्राज्य सिर्फ सैन्य जीत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी, स्थानीय शासन के दिलचस्प प्रयोग थे अपनी सीमाओं के साथ। हाँ, फलता फूलता समुद्री व्यापार था और बेजोड़ कलात्मक उपलब्धियां थीं। सही कहा। राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत सिर्फ उनकी जीतों तक ही नहीं है, ये शासन, संस्कृति और दुनिया से जुड़ने की मतलब एक पूरी तस्वीर है। और गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर आज भी उस महत्वाकांक्षा का गवाह है। बिल्कुल, वो भव्यता आज भी देखी जा सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम 1000 साल पहले हासिल की गई इस प्रशासनिक बारीकी और समुद्री पहुंच, हाँ, उससे क्या सीख सकते हैं, खासकर जब हम प्राचीन भारत की क्षमताओं और उसके वैश्विक संपर्कों पर विचार करते हैं। ये वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु